इससे पूर्व हम लोग IS वक्र और एलम वक्र पढ़ चुके हैं। आज इन दोनों वक्रों के माध्यम से हम अर्थव्यवस्था के समग्र मांग वक्र एग्रीगेट डिमांड कर्व को ज्ञात करने का प्रयास करेंगे। हम लोग जानते हैं कि समग्र मांग फलन मूल्य स्तर और अर्थव्यवस्था की समग्र मांग के मध्य संबंध व्यक्त करता है। हमें ये देखना होगा कि यदि मूल्य स्तर में परिवर्तन हो तो अर्थव्यवस्था की समग्र मांग पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, और इन दोनों के संबंधों को जब हम दिखाएंगे या दिखाते हैं तो इसे हम समग्र मांग अनुसूची एग्रीगेट डिमांड शेड्यूल, और जब हम इसे वक्र के रूप में चित्रित करते हैं तो हम इसके कहते हैं समग्र मांग वक्र या एग्रीगेट डिमांड कर्व। इस वक्र को निकालने के लिए हम IS वक्र और एलम वक्र का सहारा ले रहे हैं। पहले हम आपको एलम वक्र में देखने का प्रयास करते हैं कि एलम वक्र में शिफ्टिंग या विवर्तन कैसे होता है। हम लोग जानते हैं कि एलम वक्र में विवर्तन का एक कारण मुद्रा की पूर्ति में परिवर्तन का होना है। IS एलम वक्र मॉडल में मुद्रा की पूर्ति को हम वास्तविक रूप में देखते हैं, वास्तविक शेषों के रूप में देखते हैं, जहां हम मुद्रा की मात्रा को मूल्य स्तर से भाग देते हैं, और ये जो भागफल होता है ये मुद्रा पूर्ति का वास्तविक रूप होता है, जिसका हम वास्तविक मुद्रा पूर्ति कह सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर हम प्रतीकों या सिंबॉलिक रूप में देखें और मुद्रा की मात्रा को यम दिखाएं, और यहाँ पर मुद्रा की मात्रा को हम स्थिर मान के चलते हैं थे, और मूल्य स्तर को भी तब हम स्थिर मानते थे, तो ऐसी स्थिति में ये जो रूप है वो इस तरह का होगा। M/P ये मुद्रा की मात्रा होगी और उसमें P से भाग देंगे हम, तो ये मुद्रा की पूर्ति का वास्तविक रूप होगा। अगर मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि करनी हो तो दो तरीके हो सकते हैं। या तो मुद्रा की मात्रा में वृद्धि कर दें और मूल्य स्तर यथावत रहे, या मूल्य स्तर में हम परिवर्तन कर दें और मुद्रा की पूर्ति यथावत रहे। मांग फलन या समग्र मांग फलन करने के लिए हमको मूल्य और समग्र मांग का संबंध देखना है, इसलिए यहाँ पर हम मुद्रा की पूर्ति में परिवर्तन कर रहे हैं, और ये परिवर्तन मुद्रा पूर्ति के वृद्धि के रूप में कर रहे हैं, और वृद्धि दिखाने के लिए हम मूल्य स्तर को कम करके देख रहे हैं कि अगर मूल्य स्तर घट जाए तो मुद्रा की पूर्ति का वास्तविक मूल्य बढ़ जाएगा। ये देखिए, अगर हम माने कि प्रारंभिक मूल्य P1 है, बाद वाला मूल्य P2 है, P1 बड़ा है और P2 छोटा है उससे, अर्थात मूल्य घट के P2 हो गया है। P1 पहले का मूल्य है और घट के ये P2 हो गया है। मुद्रा की मात्रा में हम कोई परिवर्तन नहीं कर रहे हैं, तो हम स्पष्टतः कह रहे हैं कि P1 इज ग्रेटर देन P2, अर्थात P2 मूल्य घटा हुआ मूल्य है वो कम है और P1 ज़्यादा है। और जब ये नीचे का हिस्सा P2 छोटा बड़ा होगा, P2 जब कम होगा, तो ये क्योंकि नीचे है, हर के अंश में है, डिनोमिनेटर में है, इस नाते M/P1 की तुलना में M/P2 का मूल्य बढ़ जाएगा, अर्थात मुद्रा की पूर्ति जो वास्तविक पूर्ति है वो बढ़ जाएगी। तो यहाँ देख क्या रहे हैं कि यदि मुद्रा की पूर्ति को हम स्थिर माने मौद्रिक रूप में जो है, और मूल्य स्तर में यदि गिरावट हो
तो मूल्य स्तर गिरावट होने पर मुद्रा की वास्तविक पूर्ति में वृद्धि हो जाएगी। और इस प्रभाव को अब हम एलएम वक्र पर देखेंगे। अगर मुद्रा की पूर्ति बढ़ती है तो हम एलएम वक्र में देख आए हैं कि तब एलएम वक्र दाईं ओर विवर्तित हो जाता ऊपर की तरफ। और अगर हम इस चित्र में देखने का प्रयास करें, यहाँ देखें, इस चित्र में वो एक्स अक्ष पर इनकम और आउटपुट है, वाई अक्ष पर रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ये आईएस वक्र है जिसको यथावत मान रहे हैं हम, जिसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। मुद्रा की वास्तविक पूर्ति में वृद्धि हो जा रही है और ये वृद्धि मूल्य स्तर में कमी होने के कारण हुई है। और ऐसी स्थिति में पहले वाला हमारा एलएम वक्र जो है LM1 है, और अब जब मुद्रा की पूर्ति बढ़ गई है मूल्य स्तर में कमी के कारण, तो हमारा एलएम वक्र शिफ्ट होकर दाईं तरफ LM2 हो जाता है। और इस स्थिति में हम देखते हैं कि संतुलन का बिंदु पहले E1 होता है, अब संतुलन का बिंदु E2 हो जाता है। और इसका जो आय पर प्रभाव पड़ता है वो ये है कि पहले हमारी आय थी वो Y1 जब मूल्य था P1, और अब आय हो गई है वो Y2 जब मूल्य घटकर हो गया है, मूल्य स्तर घट करके हो गया है P2। तो अब हम इस पहले वाले P1 पर या पहले वाली P1 पर आय हमारी है Y1, और जब मूल्य घट के P2 हो गया है तो आय हमारी है Y2। इसका मतलब ये है, इसी चीज़ को जब हम निचले दूसरे चित्र में आते हैं तो हम देखते हैं कि जब E1 बिंदु पर हम होते हैं तो उस समय मूल्य स्तर हमारा P1 है, तो अगर P1 मूल्य स्तर है तो E1 बिंदु पर आय का स्तर Y1 है, वही आय का स्तर हम यहाँ भी Y1 देख रहे हैं। अर्थात जब मूल्य P1 है तो आय का स्तर Y1 है। ऊपर वाले चित्र में E1 जो है ब्याज दर और आय के संबंध को दिखाता है, नीचे वाले चित्र में ये मूल्य स्तर और आय के संबंध को दिखाता है। तो E1 बिंदु से हम ये प्राप्त करते हैं कि E1 बिंदु पर मूल्य स्तर है P1 और आय का स्तर Y1, वो हम यहाँ दिखा चुके हैं। और अब अगर जब मूल्य घटता है P2 तब हम संतुलन बिंदु यहाँ हो जाता है, और इस E2 बिंदु पर आय का स्तर Y2 होता है और मूल्य स्तर P2 होता है। हम जानते हैं कि P2 कम है, इस नाते P1 के नीचे P2 आएगा। और हम ये पाते हैं कि जब मूल्य स्तर P1 था जो अधिक है तो हमारी आय का स्तर था वो Y1, और जब मूल्य स्तर घट के P2 हुआ तो आय का स्तर बढ़ के हो गया वो Y2 जो संतुलन बिंदु E2 डैश से संबंधित है, और पहले वाला Y1 संतुलन बिंदु E1 डैश से संबंधित है जिस पर मूल्य स्तर का है P1, और दूसरे वाले पर मूल्य स्तर घटा हुआ है वो है P2। और इस प्रकार से हम पाते हैं कि जब P1 मूल्य स्तर ज़्यादा होता है तो आय का स्तर कम होता है, और जब मूल्य स्तर घटता है तो आय का स्तर बढ़ जाता है। एलएम वक्र और आईएस वक्र दोनों वक्रों पर संतुलन होता है। आईएस वक्र पर बचत और निवेश का संतुलन होता है, और जब बचत और निवेश बराबर होती है तो समग्र आय और समग्र व्यय भी बराबर होती है। तो जो समग्र आय का स्तर होगा वही समग्र व्यय का स्तर होगा, और जो समग्र व्यय का स्तर है वही समग्र मांग का स्तर है। इस रूप में यहाँ समग्र आय और समग्र मांग या समग्र व्यय सब बराबर हैं। इसलिए अब हम कह सकते हैं कि P1 और समग्र मांग के बीच जो संबंध है वो ऊंचे मूल्य स्तर पर आय का स्तर कम है, नीचे मूल्य स्तर पर आय का स्तर ज़्यादा है। अर्थात जब मूल्य स्तर में कमी होती है तो समग्र मांग में वृद्धि होती है, और इनको दिखाने वाला जो वक्र होता है वो ऊपर से नीचे दाईं ओर गिरता हुआ सामान्य मांग वक्र जैसा होता है। इसको हम लोग एग्रीगेट डिमांड कर्व कह सकते हैं। ये समग्र मांग का वक्र है जो पूरी अर्थव्यवस्था के मूल्य स्तर और समग्र मांग के बीच संबंध स्थापित करता है। तो इस प्रकार से हम आईएस और एलएम वक्रों के माध्यम से समग्र मांग को प्राप्त करते हैं, और ये समग्र मांग मूल्य स्तर और अर्थव्यवस्था की समग्र मांग के बीच संबंध को प्रदर्शित करता है। ये सारी चीज़ें हमने यहाँ लिखी हुई है। इसके आगे
भी हम पढ़ेंगे कि पहले तो ये तो हमने पढ़ लिया कि समग्र मांग का वक्र इस स्वरूप का होता है, ऊपर से नीचे गिरता हुआ। अब इस समग्र मांग वक्र में भी विवर्तन होते हैं, अर्थात समग्र मांग कब नीचे ऊपर उठता घटता बढ़ता है। इस वक्र में हमने देखा कि जब मूल्य स्तर गिरता है तो समग्र मांग का स्तर बढ़ता है, और हम इसी वक्र पर एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर चलते हैं। ये समग्र मांग के वक्र के एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर चलना है, और एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर जब हम जाते हैं तो हम पाते हैं कि जब मूल्य स्तर गिरता है तो समग्र मांग बढ़ जाती है, या इसका उल्टा। अब हम देखने का प्रयास करेंगे कि समग्र मांग में परिवर्तन या विवर्तन कैसे होता है यदि मूल्य स्तर में कोई परिवर्तन न हो, अर्थात मूल्य स्तर में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, उसके बाद भी समग्र मांग में परिवर्तन हो जाएगा, वो कैसे संभव है। और उस चीज़ को हम कहते हैं समग्र मांग वक्र में शिफ्टिंग या विवर्तन की स्थिति। और हम जानते हैं कि समग्र मांग का वक्र जो है वो IS और LM वक्रों के माध्यम से बनाया गया है, इसलिए IS वक्र और LM वक्र में जब विवर्तन होगा, परिवर्तन होगा, तभी एग्रीगेट डिमांड कर्व भी परिवर्तित होगा। अब हम ये देखने का प्रयास करेंगे कि समग्र मांग में विवर्तन कैसा होगा जब LM वक्र में परिवर्तन हो जाए, या ये विवर्तन कैसा होगा जब IS वक्र में परिवर्तन हो जाए। तो यहाँ एक बात आप पहले से जान लें, पीछे जब आप पढ़ आए हैं तो उसके LM वक्र और IS वक्र के सारे निष्कर्ष आपके दिमाग में होने चाहिए। अब आपको ये पता होना चाहिए कि LM वक्र में परिवर्तन या शिफ्टिंग कब होती है। तो हम पीछे पढ़ आए हैं कि LM वक्र जो है वो लिक्विडिटी प्रेफरेंस, जो मुद्रा की मांग का वक्र है, और जो मुद्रा की पूर्ति का वक्र है, उनके माध्यम से LM वक्र का निर्माण होता है। और अगर मुद्रा की पूर्ति में या मुद्रा की मांग में, दोनों वास्तविक रूप में होती हैं, रियल बैलेंस में होती हैं, उनमें परिवर्तन हो तो LM वक्र में शिफ्टिंग परिवर्तन होगा। और जब LM वक्र में शिफ्ट होगा, परिवर्तन होगा, विवर्तन होगा, तो एग्रीगेट डिमांड कर्व भी परिवर्तित होगा, क्योंकि वो उसी पर निर्भर या उसी के आधार पर बना हुआ है। इसी तरह से हम देखेंगे कि IS वक्र में शिफ्टिंग कब होती है। तो वहाँ पर हम ये देख आए हैं कि IS वक्र जो है, जो बचत और निवेश के संतुलन से बना हुआ है, वहाँ पर जब समग्र व्यय में परिवर्तन होता है, जब करारोपण की मात्रा में परिवर्तन हो, करों से प्राप्त होने वाली आय में परिवर्तन होता है, तब वो शिफ्ट होता है IS कर्व। इसका मतलब है कि अगर समग्र व्यय में या करों की मात्रा में कोई परिवर्तन होता है तो उसके कारण IS वक्र परिवर्तित होगा, और समग्र मांग का वक्र भी तदनुरूप परिवर्तित होगा, जिस तरह के उन दोनों के बीच संबंध है वो। और वो ये दोनों चीज़ें यहाँ कंक्लूजन में लिखी हुई हैं, ब्लैक बोर्ड पर लगी हुई हैं, इस बोर्ड पर, और आप इसे आराम से बाद में पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, इसीलिए वो लगा हुआ है। तो ये आपके स्क्रीन पे आ चुका है, और अब मैं आगे इसी बोर्ड पर पढ़ रहा हूँ, इस नाते फिलहाल इसको यहाँ से हटा दे रहा हूँ, क्योंकि आगे के चित्र इसके नीचे बने हुए हैं। अब आप देखें, ये चित्र फिगर 2 है, पहला वाला ये फिगर 1 है। इसके दो पैनल हैं, एक A है और ये B है। इसी तरह से इसका एक पैनल ऊपर A है, उसी का नीचे भाग B है, और ये फिगर 3 है, 2 है, ये फिगर 3 है, इसका पैनल B है, और ये A है। अभी हम लोग पहले वाले पे चल रहे हैं, जहाँ LM वक्र को परिवर्तित हम कर रहे हैं। अभी हमने आपको बताया कि LM वक्र में परिवर्तन एक आसान तरीका ये है कि मुद्रा की पूर्ति में परिवर्तन हो जाए। पहले जो ये वक्र मैंने बनाए थे, वहाँ पर हमने मूल्य स्तर में परिवर्तित किया था, मुद्रा की पूर्ति को ज्यों के त्यों रखा था। अब की बार क्या कर रहा हूँ कि मुद्रा की पूर्ति में परिवर्तन हम कर दे रहे हैं और मूल्य स्तर को ज्यों का त्यों रख रहे हैं, अर्थात ये परिवर्तन यहाँ होगा। और अगर हम यम में वृद्धि कर दें, वृद्धि,
मतलब जो मुद्रा की मात्रा है उसमें हम वृद्धि कर दें मौद्रिक मात्रा में, तो मुद्रा की जो पूर्ति है वो बढ़ जाएगी और उसके वास्तविक शेष का मान भी बढ़ेगा, क्योंकि ऊपर की मात्रा में वृद्धि हुई है और नीचे की मात्रा या मूल्य स्तर स्थिर है, इसलिए मुद्रा की पूर्ति मौद्रिक मात्रा बढ़ने से मुद्रा की वास्तविक पूर्ति बढ़ जाएगी। और जब मुद्रा की वास्तविक पूर्ति बढ़ेगी, मैं ध्यान इसलिए दिला रहा हूँ कि मूल्य स्तर में मैंने इस बार परिवर्तन नहीं किया है, मूल्य स्तर जैसे पहले था वैसे बना हुआ है। हमने परिवर्तन किया है मुद्रा की मौद्रिक मात्रा में परिवर्तन करेंगे, और क्योंकि यहाँ पर हमारी मुद्रा पूर्ति वास्तविक रूप में व्यक्त की गई है, इसलिए मूल्य स्तर के स्थिर रहते हुए अगर मुद्रा की मात्रा में वृद्धि की जाती है तो मुद्रा की पूर्ति बढ़ जाएगी। और जब मुद्रा की पूर्ति बढ़ेगी तो यहाँ हम देख चुके हैं कि हमारा LM वक्र वैसे ही दाईं ओर शिफ्ट होके LM1 से LM2 हो जाएगा। और इस स्थिति में हम ये पा रहे हैं कि पहली बार संतुलन E1 पर है, दूसरी बार भी संतुलन E1 पर है। एक बात ध्यान रखने योग्य है कि इस चित्र में P में परिवर्तन हुआ था, इस बिंदु पर P1 था, इस बिंदु पर P2 था, और P1 ज़्यादा था, P2 कम था। अब की बार P में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, अर्थात जो मूल्य E1 पर है वही मूल्य E2 पर भी है, अर्थात उसी मूल्य पर E1 बिंदु पर आय का स्तर है Y1, लेकिन उसी मूल्य पर अगली बार जब LM वक्र शिफ्ट होकर दाईं ओर जाता है और ये विवर्तन मुद्रा की मौद्रिक मात्रा में वृद्धि के माध्यम से हुआ है, तो आय का स्तर बढ़ के हो जाता है Y2। इसका मतलब कि दोनों बिंदुओं पर E1 पर भी मूल्य P1 है और E2 पर भी मूल्य P2 है, लेकिन E1 पर आय का स्तर Y1 है, E2 पर आय का स्तर Y2 है। और इस चीज़ को इस पैनल 2 में दिखाया गया, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट है, यहाँ पर प्राइस लेवल है। तो प्राइस लेवल अगर P1 हो तो E1 बिंदु पर भी वही प्राइस लेवल है, E2 बिंदु पर भी वही प्राइस लेवल है। इस वक्र में हमने इन दोनों बिंदुओं को अलग करने के लिए E1 डैश लिख दिया है, E2 डैश लिखा है, ये E1 E2 है। इस पर ब्याज दर और आय का संबंध है, इस पर मुद्रा के मूल्य स्तर और आय का संबंध है, और इस आय के स्तर पर भी मूल्य P1 है, अर्थात जब आय का स्तर Y1 है तब भी मूल्य स्तर P1 है, जब आय का स्तर बढ़ के Y2 हो जाता है तब भी मूल्य स्तर P1 है, अर्थात उसी मूल्य पर आय बढ़ गई है। और जब उसी मूल्य पर आय बढ़ गई है तो जाहिर है कि दोनों बिंदुओं से दो एग्रीगेट डिमांड जाएंगे। एक एग्रीगेट डिमांड, क्योंकि एग्रीगेट डिमांड ऊपर से नीचे गिरता है, इस नाते इस बिंदु से जो गुजरेगा ऐसे ऊपर से नीचे गिरेगा, और दूसरे बिंदु से कोई दूसरा वक्र नीचे गिरेगा, और इस प्रकार से ये जो दो वक्र हमको AD1 AD2 मिलेंगे। हमारा प्रारंभिक मांग वक्र है AD1, और जब मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि हो गई है तब हमारा मांग वक्र बढ़ के हो जाता है, या बदल के या विवर्तित होकर शिफ्ट होकर हो जाता है AD2, जो दाईं ओर विवर्तित होता है। तो इस प्रकार से AD वक्र में विवर्तन होगा दाईं ओर जब मुद्रा की वास्तविक पूर्ति में वृद्धि हो जाएगी। ऐसे हम ये भी सिद्ध कर सकते हैं कि जब मुद्रा के वास्तविक पूर्ति में कमी होती है तो ये वक्र बाएं से बाईं तरफ विवर्तित होके जा सकता है। तो एक उदाहरण हमारे लिए पर्याप्त है, लेकिन हम ये लिखेंगे कि जब मुद्रा की वास्तविक पूर्ति में वृद्धि होती है तो AD वक्र दाईं ओर शिफ्ट होगा, और जब कमी होगी तो AD वक्र बाईं ओर शिफ्ट होगा। इस प्रकार से LM वक्र में परिवर्तन का प्रभाव AD वक्र पर पड़ेगा, और वो AD वक्र को दाईं तरफ शिफ्ट करेगा जब मुद्रा वास्तविक मुद्रा पूर्ति में वृद्धि होगी, और बाईं तरफ शिफ्ट करेगा जब इसमें कमी होगी। अब हम आएंगे
IS वक्रों में परिवर्तन के माध्यम से AD वक्र किस तरह से परिवर्तित होगा। और ध्यान करिए, मैंने पहले ही बता दिया कि IS वक्र में विवर्तन तब होता है जब कुल सार्वजनिक व्यय में वृद्धि होती है या कमी होती है, या जब करारोपण में कमी होती है या करारोपण में वृद्धि होती है। तो देखिए, दो प्रभाव एक ही जैसे होंगे। अगर सार्वजनिक व्यय में वृद्धि होती है तो भी अर्थव्यवस्था में मांग बढ़ेगी, और अगर करारोपण में कमी होती है तो जनता के पास व्यय के लिए ज़्यादा पैसे बचेंगे, तब भी वृद्धि होगी। तो जब मांग में वृद्धि होगी तो इसको कहते हैं ये व्यय में वृद्धि के माध्यम से हो रही या करारोपण कर में कमी होने के कारण हो रही है। और ये दोनों अस्त्र या जो साधन हैं, यंत्र कह सकते हैं, उपाय जो हैं, अस्त्र जिसको हम कहते हैं, ये राजकोषीय नीति से संबंधित हैं। और ऐसी नीति को कोई भी नीति जो समग्र मांग को बढ़ाने का काम करती है उसको हम कहते हैं एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी, विस्तारवादी राजकोषीय नीति। इसी तरह से जब हम मुद्रा की मात्रा में परिवर्तन करके, वृद्धि करके और अर्थव्यवस्था में मांग को बढ़ाने का प्रयास करते हैं, तब हम इसको कहते हैं एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी। और ऐसे कॉन्ट्रैक्शन हो सकता है व्यय में कमी करके या मुद्रा की पूर्ति में कमी करके यहाँ। तो इस प्रकार से दोनों ये मौद्रिक नीति का परिणाम है, और ये हम जब IS वक्रों का प्रयोग करेंगे तो ये राजकोषीय नीति का परिणाम होगा। और यहाँ भी हम ये देखने का प्रयास करेंगे कि अब यदि हम सार्वजनिक व्ययों को बढ़ा दें या करों में कटौती कर दें, दोनों का परिणाम एक ही होगा। वैसी स्थिति में पीछे हम पढ़ आए हैं, यहाँ के लोग ये कहेंगे कि तब हमारा IS वक्र जो है ये दाईं ओर आगे विवर्तित हो जाता है। और इस प्रकार अगर सार्वजनिक व्ययों में वृद्धि होती है तो हमारा IS वक्र दाईं तरफ विवर्तित हो जाएगा। LM वक्र में कोई परिवर्तन नहीं होगा क्योंकि मुद्रा की मांग और पूर्ति में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। और ऐसी स्थिति में जो संतुलन का बिंदु है E1 से E2 पर पहुंच जाएगा, और जब E1 से E2 पर जाएगा तो आय का स्तर Y1 से Y2 हो जाएगा। हम जान चुके हैं कि आय का स्तर ही इस LM वक्र और IS वक्र में समग्र मांग के स्तर को भी प्रदर्शित करता है या करेगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि E1 पर समग्र मांग का स्तर है Y1 और E2 पर समग्र मांग का स्तर है Y2। और ऐसा तब हुआ है जब सार्वजनिक व्यय बढ़ गया है या करारोपण में कटौती हुई है। और इस परिणाम को जब हम मूल्य स्तर पर देखने का प्रयास करेंगे तो फिर हम कहेंगे कि मूल्य स्तर में तो कोई परिवर्तन हुआ नहीं था, ये परिवर्तन तो सार्वजनिक व्यय में हुआ है या करारोपण में हुआ है, और इसके कारण हमारा IS वक्र दाईं तरफ विवर्तित हुआ है, और उस विवर्तन के कारण आय में वृद्धि हुई है। मूल्य स्तर जैसे पहले था वैसे अब भी है, अर्थात उसी मूल्य स्तर पर आय का स्तर बढ़ गया है। तो उसी मूल्य स्तर पर जब आय का स्तर बढ़ेगा तो फिर वही परिणाम वैसे ही होगा जैसे पहले हम लोग देख रहे थे कि अब की बार इसी E1 पर आय का स्तर ये है, और इस E1 पर मूल्य का स्तर भी P1 इस पर भी होगा, मूल्य का स्तर P1 इस पर भी होगा, और उसी P1 मूल्य स्तर पर पहले आय होगी Y1, दूसरी बार आय होगी Y2। जैसे हम यहाँ कह रहे थे कि इसमें एक एग्रीगेट डिमांड कर्व E1 डैश बिंदु से गुजरेगा, और एक जो है वो E2 डैश वाले बिंदु से गुजरेगा। और ऐसी स्थिति में दो समग्र मांग के वक्र होंगे, और ये समग्र के मांग के वक्र हमको ये दिखा रहे हैं कि AD वक्र शिफ्ट होके दाईं तरफ विवर्तित हो गया है। तो इस प्रकार जो विवर्तन होगा वो एक एक्सपेंशनरी मौद्रिक नीति के कारण होगा, और एक एक्सपेंशनरी राजकोषीय नीति के नाते होगा। तो जो विवर्तन होगा, एक में मुद्रा की मात्रा में वृद्धि की जाएगी
और दूसरे में सार्वजनिक व्यय में वृद्धि की जाएगी। यहाँ भी हम आपको बता दें कि सार्वजनिक व्यय में कटौती होगी तो ये IS वक्र बाईं तरफ जाएगा और ये AD वक्र AD1 से नीचे इधर चला आएगा। तो ये भी हम कह सकते हैं कि अगर संकुचनकारी नीति है जिसमें हम सार्वजनिक व्यय को घटाते हैं तो आय का स्तर कम हो जाएगा उसी मूल्य स्तर पर और AD कर्व जो है वो बाईं तरफ विवर्तित हो जाएगा। तो इस रूप में हमने IS और LM वक्रों का सहारा लेकर उनके आधार पर ये दिखाने का प्रयास किया कि समग्र मांग का वक्र जो है ऊपर से नीचे दाईं तरफ गिरता है जब y अक्ष पर मूल्य स्तर प्रदर्शित होता है और x अक्ष पर आय का स्तर प्रदर्शित होता है और दोनों के बीच में विलोम संबंध होते हैं। फिर हमने देखने का प्रयास किया कि यदि मुद्रा की मात्रा में या मुद्रा की मांग में परिवर्तन करें और जिनके कारण LM वक्र में विवर्तन हो तो ऐसी स्थिति में LM वक्र बाईं या दाईं या बाईं ओर शिफ्ट होगा और इस शिफ्टिंग का प्रभाव जो है वो हम देख सकते हैं समग्र मांग के वक्र पर। और ये शिफ्टिंग के प्रभाव जब हम आगे कहीं भी पढ़ेंगे तो किसी भी नीति के माध्यम से हम ये देखेंगे कि क्या इसके कारण समग्र मांग विवर्तित होता है क्या और विवर्तित हुआ तो इसके प्रभाव क्या होंगे। उसी तरह से हम जब राजकोषीय नीतियों का सहारा लेते हैं तो इस प्रकार से हमने यहाँ दोनों उदाहरण जो है वो विस्तारवादी मौद्रिक नीति और विस्तारवादी राजकोषीय नीति के प्रभावों के माध्यम से हमने आपको एग्रीगेट डिमांड कर्व पर पड़ने वाले प्रभावों को दिखाया और ये प्रभाव इस रूप में होंगे कि वो हमारे एग्रीगेट डिमांड कर्व को दाईं ओर या बाईं ओर विवर्तित करेंगे। तो आज हम यही पढ़ना चाह रहे थे कि हम कैसे IS वक्र और LM वक्र के माध्यम से एग्रीगेट डिमांड कर्व को डिराइव कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं और वो हम इस प्रकार से प्राप्त करते हैं। और हमने देखा कि किस प्रकार का LM वक्र AD या एग्रीगेट डिमांड कर्व होता है और इसमें विवर्तन किस प्रकार से होता है। तो दोनों चीज़ें हमने देखी कि जब हम AD वक्र पर चलते हैं एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर तो ये दिखाता है कि मूल्य स्तर में कमी होने पर आय में वृद्धि होती है और जब हम सार्वजनिक व्यय में वृद्धि या कमी करते हैं या जब हम मुद्रा की पूर्ति में कमी या वृद्धि करते हैं तो ये प्रभाव हमने देखा कि AD वक्र हमारा अपने स्थान से शिफ्ट होकर दाएं बाएं खिसक जाता है। इसी तरह से जब हम समग्र व्यय सरकार के सार्वजनिक व्यय और में वृद्धि या कमी करते हैं या करों में कमी या वृद्धि करते हैं तो उसके परिणाम स्वरूप IS वक्र बदलता है और उसके परिणाम स्वरूप LM वक्र बदल जाता है। तो स्क्रीन पर हमने उसके निष्कर्ष जो हैं पहले जो यहाँ कागज़ लगा हुआ था उस पर लिखा था तो उसके निष्कर्ष भी आप वहाँ से पढ़ सकते हैं और ये इन सारे चित्रों के माध्यम से आप इस स्थिति को स्पष्ट कर सकते हैं। आज का वीडियो यही हम समाप्त करते हैं और समग्र मांग के अन्य पहलुओं पर हम अगले वीडियो में फिर चर्चा करेंगे। आज यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो आपको अच्छा लगता हो तो लाइक करें और दूसरों के पास तक भी पहुंचाने का प्रयास करें जिससे अधिक से अधिक लोग इसका लाभ उठा सकें। धन्यवाद।